एसबीआई पीओ में सिलेक्ट होना क्या इतना आसान है? तो सर मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी एग्जाम में एक गोल्डन रूल आपको फॉलो करना होता है। इंटरव्यू की आपने पहले तो प्रिपरेशन कैसे की? क्या आपके पास टाइमलाइन की प्रिपरेशन? सर यहाँ पे मैं स्पेशल थैंक्स बिल्कुल देना चाहूँगी पीडब्ल्यू को सर क्योंकि मैंने आपकी ही एक शॉर्ट्स देखी थी यूट्यूब पे। तो आपका जी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ग्रुप कैसा था? सपोर्टिंग था या रेबेल थे उसमें कुछ? इन जनरल कोई एक ऐसा चैलेंज था जो आपने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेस किया और आपने ऐसा लगता है सब छोड़ दो? हर दूसरे दिन डीमोटिवेट फील कर सकते हो सर, वो बिल्कुल लाजमी है। सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और पढ़ने को भी बहुत कुछ है। कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और अगर बैंकिंग एग्जाम्स की बात की जाए तो एसबीआई पीओ एक ऐसा एग्जाम है जिसे क्लियर करने का सपना हर एक एस्पायरेंट रखता है, क्योंकि अपने आप में एसबीआई में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें होती हैं और कहीं ना कहीं एक टारगेट सब लोग लेके चलते हैं कि एसबीआई में सिलेक्शन हो जाए। पर एसबीआई पीओ में सिलेक्ट होना क्या इतना आसान है? क्योंकि अगर आसान होता तो सभी स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते। तो आज हमारे साथ एक खास गेस्ट हैं जिन्होंने अभी जस्ट एसबीआई पीओ क्लियर किया है। कैसी उनकी जर्नी रही, क्या क्या उनने चैलेंजेस फेस किए और उन पर्टिकुलर चीज़ों से क्या क्या उन्होंने सीखा, सारी की सारी बातें वो आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आगे आने वाला जो एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन है वहां पर आप बहुत अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर पाएं। तो स्वागत करते हैं हर्षा जी का। हर्षा, वेलकम टू दिस सेशन थैंक यू एंड सो मच फर्स्ट ऑफ सर। ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। एंड कैसा फील हो रहा है एसबीआई पीओ क्लियर करने के बाद? सर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है सर, मतलब फाइनली वो जो एक कहते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम का एक साइकिल होता है सर, उससे बाहर आ गई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके, तो बहुत अच्छी आपने बात कही कि साइकिल रिपीटेड जो चलता है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, बट आप आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में उस साइकिल से बाहर आ गए। बिल्कुल सर, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। ओके, सो हर्षा, स्टार्ट करेंगे आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, क्या वहाँ पर आपका सब्जेक्ट था? सर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है सोशियोलॉजी ऑनर्स में फ्रॉम मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ओके। और सर वो मेरी इकलौती जो कहते हैं एक सीनियर एजुकेशन है सर, मैंने उतना ही किया है बस। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया? सर उसके बाद सर राइट आफ्टर कॉलेज मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने पहले तो फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन में ऑनलाइन सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की। ओके। सर मैंने 2 अटेम्प्ट और कुछ मतलब और अटेम्प्ट्स वहाँ भी दिए हैं। उसके बाद सर मैंने इसी साल बैंकिंग का फॉर्म भरा था, एसबीआई और आईबीपीएस दोनों में सर। ओके, तो आई थिंक आपने पहले यूपीएससी से स्टार्ट किया और जी फिर सर। आपने ट्रांजिशन किया। सो ट्रांजिशन क्यों आपने किया? किसी ने आपको मोटिवेट किया या किसी रिलेटिव ने या किसी फ्रेंड ने आपको बताया कि यहाँ भी आप ट्राई कर सकते हो? सर जैसे कि मेरे पापा हैं सर, तो उनका ये मानना है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है स्पेशली फॉर अ वुमन। तो सर उनका ये था कि एक बैकअप जॉब अगर हो जाए आपके पास तो फिर आप एक डेडिकेशन के साथ एक टेंशन फ्री होके आगे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सर वही सोच के मैंने इस बार फॉर्म भर दिया था ओके, सर। तो पिताजी ने आपको मोटिवेट किया बिल्कुल इसके लिए, तो सर। आपने आईबीपीएस और एसबीआई दोनों एग्जाम्स दिए। आई थिंक जी सर। आपने दोनों के इंटरव्यू दिए हैं, बिल्कुल सर। है ना? तो प्रिपरेशन की एक जर्नी आपकी कैसे रही? क्योंकि आपने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद यूपीएससी आपने किया, जी तो सर। यूपीएससी और बैंकिंग एग्जाम सिलेबस भी अलग है, एग्जाम का पैटर्न भी अलग है, तो आपने कैसे शिफ्ट किया, कैसे आपने ट्रांजिशन किया बैंकिंग की प्रिपरेशन में? सर जैसे कि सर इस बार जुलाई में एसबीआई का नोटिफिकेशन आया था, तो सर मैंने बिल्कुल लास्ट डे फॉर्म भरा था। तो सर वहाँ से देखा जाए तो मेरे पास लगभग 20 दिन थे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो सर मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी एग्जाम में एक गोल्डन रूल आपको फॉलो करना होता है। आप स्टार्ट हमेशा पीवाईक्यू सॉल्व करने से करते हैं सर। तो सर मैंने बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी अपनाई। मैंने पहले पीवाईक्यू सॉल्व किए एसबीआई के सारे, एटलीस्ट 10 ईयर्स के मैंने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। और सर मैंने टाइम बाउंड मैनर में सेक्शनल मॉक्स दिए पहले तो, एनालाइज करने के लिए कि मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रही हूँ या नहीं और मेरे कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। तो क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा है और मेरा ऐसे भी जो कहते हैं 11th-12th में मैंने आर्ट्स ही किया था सर, तो मेरा मैथ्स बैकग्राउंड तो है नहीं। तो मैंने स्पेशली मैथ्स की काफ़ी प्रैक्टिस की, टाइम बाउंड मैनर में मैंने क्वेश्चंस बनाए काफ़ी। और सर मेरा इंग्लिश एक स्ट्रॉन्ग होल्ड में कह सकती हूँ, तो सर मैंने उसके भी मतलब एक लिमिटेड प्रैक्टिस कर ली थी समझने के लिए कि मैं कितने अटेम्प्ट कर पाती हूँ मेन एग्जाम के दिन। तो सर मेनली मैंने मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस किया था सर। रीजनिंग में क्या रहा? सर रीजनिंग में भी हम लोग देखते हैं जैसे पजल्स होते हैं, तो आपको उसका थीम पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट बिल्कुल ज़्यादा। सर। सर ऐसे भी जो आपके सिटिंग के क्वेश्चंस होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के या फिर फ्लोर वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो सर वो अगर आपके पकड़ में आ जाए तो फिर तो ठीक है, वरना आप 20 मिनट लगे रहो वो नहीं बनेगा आपसे। तो सर मैंने वो काफ़ी प्रैक्टिस की, डिफरेंट डिफरेंट थीम्स ऑफ क्वेश्चंस की कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सर मैंने वो रीजनिंग के लिए किया तो था। अल्टीमेटली ट्रांजिशन फेज में मेजर फोकस वाज प्रैक्टिस की। यस सर। प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चंस आए उसके अकॉर्डिंग आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी। बिल्कुल सर। ठीक है, तो प्रीलिम्स आपका क्लियर हुआ, बिल्कुल तो सर। आपने प्रीलिम्स का रिजल्ट आने का वेट किया या फिर यू हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर मेंस एग्जामिनेशंस राइट सर आफ्टर प्रीलिम्स? जी सर।
तो सर जैसे मैंने बताया, मैंने आईबीपीएस का फॉर्म भर दिया था और सर मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी फॉर्म भरा था ओके। एसीआईओ के पेपर के लिए। तो सर वो एग्जाम्स मीनवाइल में शेड्यूल थे, तो सर मेरी प्रैक्टिस तो चल रही थी साथ ही साथ। सर लेकिन मेंस में करंट अफेयर्स भी आता है, जीएस जीके भी आता है, तो सर मैं उसके भी पीडीएफ्स साथ के साथ करती जा रही थी। ओके। और सर क्योंकि मैं एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ एनीवेज, तो रोज़ का करंट अफेयर्स तो पढ़ना होता ही है सर, न्यूज़पेपर, पीआईबी, डेली करंट अफेयर्स, सर मैं वो हमेशा ही करती रहती हूँ। तो सर मैंने ये रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के साथ उनको भी ऐड ऑन कर लिया था। ओके, तो यानी कि आप रेगुलर बेसिस पे टच में थे, क्योंकि स्टूडेंट्स मेजरली क्या करते हैं, प्री का एग्जाम दे के आ जाएंगे, फिर दे विल वेट फॉर द रिजल्ट एंड देन वो फिर मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो आई थिंक आपने सारी की सारी चीज़ें पैरेलली आपने कर ली। बिल्कुल ओके, सर। सो प्रीलिम्स तो ठीक है, एक नॉर्मल एग्जाम होता है। जब आप मेंस का एग्जाम देने गए तो पेपर देख के आपको क्या लगा कि ये पेपर हो जाएगा, हम क्लियर कर लेंगे, या फिर नहीं हो पाएगा, कठिन, और किस प्रकार से आपने मेंस का पेपर अटेम्प्ट किया फिर? सर इस बार एसबीआई का रिजल्ट 3 सितंबर को आया प्रीलिम्स का, और 13 सितंबर को उसका मेंस स्केड्यूल था। सर मेरे पास सिर्फ 10 दिन थे, और सर क्योंकि मैं अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रही थी, तो मैंने उस 10 दिन में स्ट्रैटेजाइज किया कि पहले मेंस का पीवाईक्यूज एक बार पूरा गो थ्रू कर लेते हैं समझने तो के लिए इसमें जो कि पीवाईक्यूज थे, आपने सेक्शनल मॉक्स दिए कि कंप्लीट आप मॉक देते थे? सर स्टार्टिंग में सर मैं 2-4 दिन पहले सेक्शनल देखा, क्योंकि अगेन आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं मेंस में और ड्यूरेशन भी इंक्रीज होती है, तो आपको अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है कि कैसे आप सॉल्व करोगे मेन डे के दिन। तो सर मैंने वो चीज़ पहले की, पीवाईक्यूज मैंने सॉल्व किए। सर उसके बाद मेरा फोकस था फुल लेंथ टेस्ट पे, क्योंकि सर मेंस में 3-4 घंटे का एग्जाम होता है पूरा, तो वो जो एक सिटिंग है, आपको बैठने हैं 3-4 घंटे लगातार, वो बहुत ज़रूरी है सर। तो मैंने उस पर बहुत फोकस किया कि मैं एक सिटिंग में बैठ करके क्वेश्चंस पूरे बना लूँ। और सर डिस्क्रिप्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस के लिए, तो सर मैंने उसमें भी पहले मैंने क्वेश्चंस देखे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और मेरे पेपर में सर ईमेल राइटिंग और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो सर उसमें भी फिर आपको एक क्रिएटिव राइटिंग का एक टच आ जाता है, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड है, आपको वो प्रेमिस समझना है, आपको अकॉर्डिंगली आंसर करना है। तो सर मैंने वो प्रैक्टिस भी काफ़ी की थी। तो आई थिंक ग्रेजुएशन में आपने काफ़ी सारी ऐसी बिल्कुल एक्टिविटीज़ की सर। होंगी, तो दैट हेल्प्ड यू इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ओके, तो मतलब इन टोटल पेपर देख के आप पैनिक नहीं किए, यू वर बिल्कुल नहीं। प्रिपेयर्ड, एंड पेपर जब देख के आप बाहर आए, सो यू वर कि हाँ, पेपर तो हो जाएगा। सर मेरे साथ मेरी फ्रेंड जो यहाँ भी आई हैं सर, वो हमेशा मेरे हर एग्जाम में साथ जाती है। सर जैसे ही मैं बाहर आई, उसने ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा कैसा गया, तो सर एक एक समझ में आ जाता है कि अच्छा गया एग्जाम। तो मैंने निकलते ही उससे भी यही बोला कि भाई पेपर तो काफ़ी अच्छा गया है, तो निकलने के गुड चांस हैं। लक चाम है वो फ्रेंड, आई बिल्कुल, थिंक। बिल्कुल सर। चलिए, सो पैरेलली आपने आईबीपीएस भी दिया, आई थिंक आपने आईबीपीएस पीओ मेंस भी क्लियर किया, तो बिल्कुल सर। पैरेलली आपने दोनों एग्जाम्स में लगभग सिमिलर परफॉर्म करके दोनों एग्जाम आपने क्लियर कर लिए। बिल्कुल सर। अब हम इंटरव्यू पे आते हैं, क्योंकि एसबीआई अपने आप में एक बड़ा एग्जाम है और स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि एसबीआई का इंटरव्यू थोड़ा सा ऑन अ टफर साइड होता है। उसमें लैंग्वेज को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट की डाउट आता है कि सर इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। तो इंटरव्यू की आपने पहले तो प्रिपरेशन कैसे की? क्या आपके पास टाइमलाइन थी प्रिपरेशन की? और आपने अगर दोनों की प्रिपरेशन की है और दोनों आपने इंटरव्यू अगर दिए हैं, तो दोनों इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये हमारे साथ शेयर कीजिए। सर सबसे पहले सर 6 नवंबर को रिजल्ट आ गया था हमारे एसबीआई पीओ मेंस का। सर उसके बाद एक था कि क्योंकि मैंने पहले कभी इंटरव्यू दिया नहीं है सर, प्लस ये बैंकिंग जॉनरा का इंटरव्यू था, तो मैं उससे भी बिल्कुल अनअवेयर थी कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए। सर यहाँ पे मैं स्पेशल थैंक्स बिल्कुल देना चाहूँगी पीडब्ल्यू को सर। सर क्योंकि मैंने आपकी ही एक शॉर्ट्स देखी थी यूट्यूब पे, जहाँ आपने ये कोर्स के बारे में बताया था कि आप इनरोल कर सकते हो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सर मैंने वो गूगल फॉर्म फिल कर दिया। सर उसके बाद मुझे निर्माण विहार, जहाँ ऑफलाइन सेंटर है पीडब्ल्यू का, वहाँ से मुझे कॉल आया कि आप सेंटर विजिट कर लो और आप कोर्स का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। तो सर मैंने बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए मैं नेक्स्ट डे ही पहुँच गई। और सर ऑफलाइन में मनीष सर और अभिषेक सर, सर दो मेरे मेंटोर्स हैं। सर उन्होंने बहुत हेल्प की प्रिपरेशन के लिए। सर उन्होंने पूरा मुझे, क्योंकि मैं अगेन बैंकिंग के मुझे कुछ अवेयरनेस है नहीं, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंटेंट भी क्या होना चाहिए, मतलब क्या टॉपिक्स हैं, क्या थीम्स हैं, सर वो सब कुछ मैंने प्रिपरेशन आपके साथ ही, सर पीडब्ल्यू के साथ ही मैंने किया सर उसके बाद। ठीक है, तो आप जब एसबीआई का इंटरव्यू देने गए तो पूरा एक्सपीरियंस एक बार शेयर कीजिए। कहाँ पर आपका इंटरव्यू था, क्या आपका रिपोर्टिंग टाइम था, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस वहाँ पे? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एसबीआई का इंटरव्यू कभी दिया नहीं है, जी तो सर। उनको एक बेटर आइडिया मिल पाए कि एक ओवरऑल माहौल वहाँ पर कैसा था, क्या कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, कितना वेट आपको वहाँ करना पड़ा, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन, तो ये सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स का शेयर कीजिए। सर मेरा इंटरव्यू 30 नवंबर को हुआ है। सर उस दिन मेरा इंटरव्यू पैनल 2 में था, Okay. और यहीं एसबीआई एलएचओ कनॉट प्लेस में। सर मेरी रिपोर्टिंग टाइम 11 AM की थी। तो पहले तो आप जब जाते हैं वहाँ पे, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जहाँ पे वो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपको मेल पे आ जाते हैं, वो आपको कैरी करने होते हैं साथ में।
तो वो आपकी वेरिफिकेशन वहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद सर हमें 10-10 कैंडिडेट्स के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो ये सॉर्टिंग कैसे होती है, रैंडमली? सर बिल्कुल रैंडम। ओके। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते जाएंगे, आपको एक आईडी कार्ड मिल जाता है जिस पे आपका पैनल नंबर और आपका ग्रुप नंबर लिखा होता है। ओके। तो वो लेकर के आप अपने ग्रुप में चले जाते हैं। फिर आपको एक अलग रूम में लेके जाएंगे, कॉन्फ्रेंस रूम, जहाँ पे आपकी जीडी और जीई होगी। हाँ। तो सर ये एक अलग चीज़ है एसबीआई में जो आईबीपीएस में नहीं होती। यहाँ पे जीडी और जीई भी हमने होता इसकी है। प्रैक्टिस भी की थी आई थिंक, बिल्कुल तो सर। आपने उसको इनकॉर्पोरेट किया होगा। तो आपका जी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ग्रुप कैसा था? सपोर्टिंग था या रेबेल थे उसमें कुछ? क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस था ग्रुप एक्सरसाइज का? सर ग्रुप डिस्कशन एंड एक्सरसाइज में सर पहले तो जैसे मैं रूम में लेके जाते हैं, तो सर वहाँ पे आपको दो उनके तरफ से जो मॉडरेटर एग्जामिनर्स, होंगे। बिल्कुल सर, मॉडरेटर्स होते हैं, वो वहाँ पे होते हैं। वो आपको इंस्ट्रक्शंस समझा देंगे कि कैसे आपको ये फॉलो ऑन करना है आगे। सर उसके बाद आपको एक टॉपिक मिलती है। सर हमें दिया गया था प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, इज इट ओके। राइट और रॉन्ग। तो सर वहाँ पे आप अपना एक अपनी ओपिनियन आप फॉर्म कर लो। और सर जीडी में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मतलब मैनिपुलेट नहीं होना, आपको अपने जो आपका ओपिनियन है आपको उस पर स्टैंड बाय करना है। सर क्योंकि जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है, सर जब भी आप कोचिंग में मॉक्स देते हो तब भी वहाँ ये होता है कि आप थोड़े फेमिलियर होते हो, आप थोड़े एक कॉम्प्लेसेंट मूड में हो जाते हो कि ठीक है। थोड़ा कंफर्ट जोन हम उसको बिल्कुल मान सर, सकते हैं। बिल्कुल सर। सर लेकिन वहाँ पे क्या है, क्योंकि सबको अच्छा परफॉर्म करना है, तो सब लोग बिल्कुल एकदम बोल पड़ते हैं। तो वहाँ पे आपको अपनी एक जगह बना के और आपका आपका जो एक यूनिक पर्सपेक्टिव होता है उसको रखना होता है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ऑल्सो सर कितनी बार क्या होता है कि कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बिल्कुल ही बोलते जाते हैं, तो सर वो भी एक नेगेटिव हो जाता है ग्रुप के लिए, क्योंकि आपको सबको साथ लेके चलना है। इट्स अ ग्रुप डिस्कशन। तो जैसे जब आपको टॉपिक मिल जाता है सर, ऐसे क्या होता है कि जब आप कोचिंग में मॉक्स प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे तो क्या आपके एक कंफर्ट जोन होता है कि ठीक है मॉक है, गलती हो गई, सुधार लेंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन सर वहाँ पे क्या है, सबको परफॉर्म करना है, तो सारे बिल्कुल एकदम बोल पड़ते हैं, तो एक थोड़ा वो केओटिक हो जाता है। लेकिन उसमें भी आपको अपनी जगह बना के और अपना पॉइंट रखना होता है। तो ये एक जीडी के लिए चीज़ हो जाएगी सर। और जीई जो एक अगेन मेरे लिए एक नई चीज़ थी कि ग्रुप एक्सरसाइज भी होता है यहाँ पे एसबीआई में। सर उसमें आपको एक प्रेमिस दिया जाता है अगेन, और कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो उसमें आपको ग्रुप का कंसेंसस फॉर्म करना होता है, कैसे आप पॉइंट्स को अरेंज करोगे। तो वो क्या किस टॉपिक पे आए थे वो पॉइंट्स? सर हमें जो कंडीशंस दी गई थी, सिचुएशन बेसिकली, वहाँ पे आप एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हो और आपको एक कैंपेन ऑर्गेनाइज करना है जहाँ पे आपको वल्नरेबल सेक्शंस जैसे फार्मर्स, विमेन और ओल्ड एज पीपल, उनको अवेयरनेस क्रिएट करनी है रिगार्डिंग सम डिजीजेस। तो उस पर कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, कैसे आप पुलिस से परमिशन लोगे, कैसे आप वेन्यू डिसाइड करोगे, कैसे आप वर्कर्स को ट्रेन करोगे टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। तो इन पॉइंट्स को आपको अरेंज करना था विथ कंसेंसस ग्रुप के। ओके, तो ये हो गई ग्रुप ग्रुप एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपका जो था वो किस समय तक कंप्लीट हो गया था? सर अराउंड 1 PM इन द आफ्टरनून वो हो गया था। उसके बाद सर रियल, उस दिन जो आपका एक टेस्ट ऑफ पेशेंस होता है सर, उसके बाद वो रियल स्टार्ट हुआ था। अराउंड 2 o'clock हमें लंच सर्व कर दिया गया था, हमारा लंच हो गया। उसके बाद हमें एक अगेन एक मॉडरेटर असाइन किए गए थे जो हमें लेके अपने कैबिन में गए। वहाँ पे अराउंड 2 to 3 आवर्स हमें वेट करना पड़ा था। तो कह सकती हूँ कि अराउंड 5 o'clock इन द इवनिंग हमारे ग्रुप की इंटरव्यू स्टार्ट ही हुई थी। ओके। और वो भी आपको जो जिस फ्लोर पे इंटरव्यू है वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ भी कुछ छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। एक बार और वो आपके आईडी कार्ड्स चेक करेंगे, आपके नेम्स आपको ऐसे बैठाएंगे आपके ऑर्डर में, बिकॉज वो जो आपको ग्रुप नंबर मिलता है वहाँ भी आपका खुद का एक नंबर होता है। ओके। मैं अपने भी ग्रुप में लास्ट थी, 10th नंबर, तो पैनल 2, ग्रुप 2 एंड देन 10th। ओके। तो ये मेरा सीन था सर इंटरव्यू के दिन। और उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हुए हमारे ग्रुप की। सर ये एक अलग चीज़ हमारे पैनल में देखने को मिली कि जनरली क्या होता है, आप सोचते हो बैंक का एग्जाम है तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी बैंकिंग के आएंगे, लेकिन हमारे पैनल ने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया यहाँ पे और क्वेश्चंस पूछती है ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के। तो जो हमारे ग्रुप के कैंडिडेट्स थे सर, जिन किन्हीं का बीटेक था, कुछ लोगों का कॉमर्स था, कुछ लोग हिस्ट्री ऑनर्स के भी थे। तो हुआ ये सर, क्योंकि आप कितनी बार क्या होता है ना कि आप समझते हो बैंकिंग का इंटरव्यू है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस इंटरव्यू हो गया। बिल्कुल सर। तो वो क्वेश्चंस थोड़े से मतलब अलग आ गए हमारे ग्रुप के लिए। तो जैसे एक होता है जब आपके साथ के लोग इंटरव्यू दे के निकलते हो तो आपको कुछ 30 सेकंड मिल जाते हैं उनसे फीडबैक लेने को। तो सर वही मतलब सब थोड़े से मायूस सहमे थे, हुए थे बिल्कुल। और आई थिंक जब हम ग्रुप एक्सरसाइज वाले सेशन में, तो किसी ने शायद आपने शायद पूछा था कि सर ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, तो बिल्कुल। मैंने आपको बोला था कि पढ़ लीजिएगा, आई थिंक वो आ सकते हैं। और सोशियोलॉजी था आपने, आई थिंक यूपीएससी में आपका वही जी कहीं जी ना सर, कहीं ऑप्शनल वही है सर, ऑप्शनल, तो आपको कहीं ना कहीं नॉलेज उसकी थी बिल्कुल। थोड़ा। ठीक है, ओके। सो लास्ट में आपका कितने टाइम तक नंबर आया था फिर इंटरव्यू का? सर जैसे हर एक कैंडिडेट के बाद एक बेल रिंग होती है, उस पर आपको अंदर जाना होता है। तो पहले मैं एक नेचुरल स्माइल के साथ अंदर गई और वहाँ पे 4 इंटरव्यूअर्स थे।
एक मैम थी और 2 सर और एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ पे, क्योंकि एसबीआई में एक साइकोमेट्रिक टेस्ट पहले साइकोमेट्रिस्ट, हो हाँ। जाता है। तो उनके पास आपका पूरा एक रिपोर्ट प्रोफाइल होती है, होता हाँ। है कि क्या आपका इमोशनल क्वोशंट है, जो भी उनके पास होता है। तो वो आपको पूरे समय ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, आपका सिटिंग पोस्चर क्या है, आप कैसे आंसर कर रहे हो, नर्वस तो नहीं हो रहे, सब कुछ वो आपके एक्सप्रेशंस फेस के सब कुछ वो नोट कर रहे होते हैं। तो सर क्वेश्चंस शुरू हुए। मेरा एक पेपर है सर फर्स्ट ईयर में, गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मेरे ग्रेजुएशन में। तो सर क्वेश्चंस वहाँ से स्टार्ट हुए। और क्योंकि गांधी हमारे फादर ऑफ नेशन है, उनका नॉन वायलेंस हम लोग काफ़ी इंडिया में हम लोग उस फिलोसफी को फॉलो करते हैं। और क्योंकि हम लोग जानते हैं जियो पोलिटिकली बहुत वॉर्स चल रहे हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन रेट करके पूछना शुरू किया कि आपका क्या मानना है, कि आप मतलब अपनी ओपिनियन आप शेयर करो, ये जो वॉर्स चल रहे हैं तब भी इंडिया जो है वो नॉन वायलेंस स्टांस फॉलो करती है, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज़ को। तो क्वेश्चंस वहाँ से स्टार्ट हुए। फिर सर अगला क्वेश्चन था कि अगर हम लोग नॉन वायलेंट फिलोसफी फॉलो करते हैं तब भी हमारे पास आर्मी क्यों है, और इंडिया काइंड ऑफ लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स है, और हम लोग काफ़ी सारे एमओयूज़ भी साइन कर रहे हैं विद डिफरेंट नेशंस, रशिया के साथ, यूएस के साथ भी डिफरेंट वेपन्स के लिए। तो वहाँ पे आपका क्या मानना है, ये कैसे थोड़ा मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना कि आप नॉन वायलेंस फॉलो कर रहे हो, फिर आप आर्म्स एंड एमिशंस भी एक्यूमुलेट कर रहे हो। तो सर वहाँ भी मैंने आंसर किया कि क्योंकि एक आर्मी होने का मतलब ये नहीं है कि आप वॉर ही करो, वो एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए होता है। और ये हमारी फिलॉसफी है कि हम नॉन वायलेंस पॉलिसी फॉलो करेंगे, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में काफ़ी केओस है, तो एक डेटरेंस और सेफ्टी के लिए बहुत रिटेलिएट इंपॉर्टेंट करना है। पड़ेगा जब बिल्कुल मौका सर, आएगा, टाइम आने ठीक है, पे। ओके। सो आपका ग्रेजुएशन के अराउंड ही सारे क्वेश्चंस थे या कुछ भी बैंकिंग का पूछा था आपसे? सर इसके अलावा सर सोशियोलॉजी से भी कास्ट पे ओके। क्वेश्चंस पूछे गए थे। और क्योंकि कास्ट सेंसस एक बहुत हॉट टॉपिक है अभी हमारे पॉलिटिक्स में इंडिया के, तो उन पे क्वेश्चंस है। सर मेनली मैं कह सकती हूँ करंट से रिलेट करके जो भी थीम्स होते हैं सोशियोलॉजी के, उन पे क्वेश्चंस थे। ओके, मतलब मिक्स एंड मैच करके बिल्कुल। उन्होंने आपसे काफ़ी सारे, मतलब दे वर ट्राइंग कि आप किसी क्वेश्चन में फंबल हो जाए कुछ, बट आई थिंक आपने सारे आंसर्स दे दिए थे। सर बिल्कुल, वहाँ पे आपको वो चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने एक स्टांस लिया कि आप नॉन वायलेंस की पॉलिसी फॉलो करोगे, तो वो आपको घुमा के चेक करेंगे कि आप कहीं फँसते तो नहीं हो। सर इसलिए वहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को एक कंपोज़र के साथ रखो। आप श्योर रहो कि आपने जो आंसर किया आप उसको जस्टिफ़ाई कर सकते हो। सर इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ऑनेस्ट भी रहो। इस क्वेश्चंस के अलावा 1-2 बैंकिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि यूपीआई के बारे में क्या जानकारी है आपको? भीम यूपीआई क्या है? और जीएसटी जो रिसेंट चेंजेस किए गए थे हमारे बजट में, और उसके बाद भी जो और चेंजेस किए गए, तो उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा। तो ये कुछ 2-3 बेसिक क्वेश्चंस बैंकिंग के थे सर। ठीक है, तो मतलब मेजर फोकस वाज ऑन ग्रेजुएशन क्वेश्चन, डेफिनेटली सर। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे बैंकिंग के पूछे गए। बिल्कुल तो सर। ये तो आई थिंक थोड़ा वैरी भी करता है, आपका पैनल कैसा है, पैनल का क्या माइंडसेट है। अब इसी के साथ आपने आईबीपीएस पीओ का भी इंटरव्यू दिया हुआ है, तो बिल्कुल सर। एसबीआई पीओ इंटरव्यू और आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू में आपने क्या मेजर, क्योंकि एसबीआई के बारे में बता चुके हो, आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में क्या क्या हुआ था? सर जैसे वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू की ड्यूरेशन तो छोटी ही होती है। मेरा इंटरव्यू 15-20 मिनट ही चला होगा। और वहाँ पे सर बिल्कुल बिल्कुल ही डिफरेंट इंटरव्यू मैं कह सकती हूँ मेरा हुआ, क्योंकि जैसे यहाँ पे तो उन्होंने पूछा सोशियोलॉजी से क्वेश्चंस, लेकिन वहाँ पे कम्प्लीटली बैंकिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे नाबार्ड के बारे में आपको क्या जानकारी है, एलपीजी पॉलिसी, आरबीआई के टूल्स कौन-कौन से हैं, रेपो रेट का वैल्यू अभी क्या चल रहा है, फिर शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या हैं। तो प्योरली बैंकिंग के क्वेश्चंस वहाँ पूछे गए थे सर। और सर यहाँ पे मैं बिल्कुल मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो सेक्शन था बैंकिंग का, उसकी फुल प्रिपरेशन पीडब्ल्यू में ही मैंने की है सर। सर चलिए। स्पेशली मनीष सर, उन्होंने बैठ के सारे क्वेश्चंस मुझे प्रिपेयर कराए। जब मेरा इंटरव्यू चल भी रहा था, मैं उस समय एक सबकॉन्शियस माइंड में मुझे वही याद आ रहा था पूरा वो कोचिंग क्लास का सीन, कि कैसे मैंने एक-एक क्वेश्चंस वहाँ मैंने प्रिपेयर कर लिए थे सर। ओके, चलिए। सो ये हमारा इंटरव्यू का पूरा सेक्शन हो गया। जी सर। उसके बाद अगर हम बात करें, प्रिपरेशन के दौरान क्या कुछ चैलेंजेस थे? क्योंकि हो सकता है हम सब चीज़ों में बढ़िया हों, सब्जेक्टिव या एकेडमिक हमें कोई ऐसा चैलेंज ना फेस करें, बट इन जनरल कोई एक ऐसा चैलेंज था जो आपने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेस किया और आपने कैसे उसको ओवरकम किया, ताकि कोई स्टूडेंट अगर सेम चैलेंज फेस कर रहा हो तो वो उसको बेटर कर पाए? सर जैसे मैंने बताया मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो सर यहाँ पे और हम लोग कहते हैं बैंकिंग में आपको मैथ्स और रीजनिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है अगर आपको एक एज चाहिए। और सर यहाँ पे मैंने देखा कि मैथ्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से मतलब डीआई बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। सर मुझे लगा कि अगर मुझसे मैथ्स नहीं भी हो रहे तो भी मैंने टारगेट किया कि मैं डीआई के क्वेश्चंस को अच्छे से करूँ, क्योंकि वो भी सेट्स में आते हैं, आप एक क्वेश्चन में 5 सब 5। पार्ट्स होते हैं। तो वो मुझे लगा कि वो थोड़ा ईजी मेरे लिए हो सकता है। सर क्योंकि मेरे लिए मैथ्स डिफ़िकल्ट था, तो सर मैंने इसको ऐसे टैकल किया। और सर सेकंड चीज़ फिर रीज़निंग है। सर वो भी अब रीज़निंग में ऐसा कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स मतलब
मैथ्स जैसा नहीं है, वो आप प्रैक्टिस से भी कर सकते हो। तो सर मुझे लगा कि अगर मैं टच में नहीं भी हूँ, तो भी अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो वो हो सकता है। तो सर ऐसे मैंने मैथ्स और रीज़निंग के अपने जो एक काइंड ऑफ स्ट्रगल मुझे करना पड़ा था, मैंने ऐसे उसको टैकल किया सर। ओके हर्षा, तो इन टोटल डिस्कशन में पता लगा यू आर वेरी कॉन्फिडेंट और आप थोड़ा सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, बट कई बार क्या होता है कुछ लो पॉइंट्स आते हैं लाइफ में कि हम डीमोटिवेटेड हो हुँ। जाते हैं और ऐसा लगता है सब छोड़ दो, कुछ नहीं करना। तो ऐसा कोई पॉइंट आपकी लाइफ में आया ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और फिर आपने किस प्रकार अपने आप को मोटिवेट किया? आपने खुद मोटिवेट किया या आपके किसी फैमिली या फ्रेंड ने आपको मोटिवेट किया? तो ऐसा कोई फेज़ था आपकी प्रिपरेशन के दौरान? सर बीइंग अ गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट इन आर नेशन, जहाँ पे बहुत कंपटीशन है, क्योंकि आप देखते हो वैकेंसीज बहुत कम आती हैं और लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं। तो सर आप हर दूसरे दिन डीमोटिवेट फील कर सकते हो सर, वो बिल्कुल लाजमी है। सर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और पढ़ने को भी बहुत कुछ है, सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। तो सर वो मुझे भी लाइक एनी अदर एस्पिरेंट फील होता था सर, लो कभी कभी बीच बीच में कि कैसे होगा, पता नहीं होगा या नहीं। सर क्योंकि मैंने आर्ट्स लिए है, मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा है, सर वहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा स्कोप कम हो जाता है आगे एम्प्लॉयमेंट को देखा जाए तो। और मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम शुरू से ही चुना अपने लिए। मैंने इवन दो हमारे ड्यू में प्लेसमेंट्स होती हैं, लेकिन मैंने वो ड्रॉप कर दिया था, मैंने सीधे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो सर मुझे एक था कि कैसे भी अच्छा एक एग्ज़ाम क्लियर करना है और एक जॉब सिक्योर करनी है। सर डेफ़िनेटली लो तो फ़ील होता ही है। सर लेकिन वहाँ पे आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली वो बहुत बड़ा पिलर ऑफ सपोर्ट एक आपके लिए प्ले करते हैं। सर स्पेशली मेरे कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे एल्डर सिबलिंग भी हैं, मेरे भैया हैं। सर वो काफ़ी मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। मतलब वो खुद तो मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम से कनेक्टेड नहीं है, बट तब भी वो हमेशा अप टू डेट रहते थे कि क्या एग्ज़ाम्स हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। या मेरे पापा ही हैं सर, वो भी काफ़ी मुझे हमेशा मोटिवेट करना। मेरी मम्मा हैं घर पे। सर मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि आपकी तो लड़की है, आप उससे घर पे काम क्यों नहीं कराते? हुँ। बट तब भी सर मेरी मम्मी ने मुझे पूरा टाइम दिया पढ़ने के लिए कि तुम्हें जितनी पढ़ाई करनी है, जैसे करना है, जहाँ से भी जैसे पढ़ाई करनी है, घर पे बाहर रह के तुम पढ़ो। मतलब बिल्कुल भी ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लड़की है तो शादी कर देंगे, या फिर ऐसा जो भी हम लोग सुनते हैं सोसाइटी में। सर उस जगह से मुझे बिल्कुल फ्री हैंड था कि आप बिल्कुल पढ़ाई करो और हो जाएगा। और सर साथ ही मेरी फ्रेंड्स भी जो हैं सर, मेरे स्कूल डेज से ही काफ़ी अच्छी एक दोस्ती रही है मेरे फ्रेंड्स के साथ। तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करना कि हम तुम्हें सक्सेस होता हुआ देखना चाहते हैं। सर फ्रेंड्स एंड फैमिली दोनों का बहुत हाथ है। तो आई थिंक मेजर रोल जैसे काफ़ी सारे ऐसे खासकर फीमेल स्टूडेंट्स के आपने बहुत हुँ। अच्छा पॉइंट रखा। प्रेशर काफ़ी होता है फैमिली का कि इतना ही टाइम आपको देंगे, बट आई थिंक आपकी फैमिली वाज़ वेरी सपोर्टिव एंड फाइनली यू मेरी आर। एक्सटेंडेड फैमिली हाँ। भी है, जहाँ मेरी मासी हैं और मेरे कज़न, उन्होंने खुद भी आईआईटी जेईई क्लियर किया है। तो सर उन्होंने भी काफ़ी, क्योंकि उससे भी आपको एक आइडिया लग जाता है कि कंपटीशन को कैसे फेस करना है, कैसे आपको ये लो पॉइंट्स को हैंडल करना है। तो सर सपोर्ट मुझे हर जगह से रहा है सर। ओके, हुँ, तो आई थिंक सपोर्टिव फैमिली और फ्रेंड्स हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सर। ठीक है। ओके अच्छा, तो एक छोटा सा हम रैपिड फायर करेंगे। ओके ओके, सर। सो अगर हम बात करें पढ़ना कब पसंद करते हो, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट? अर्ली मॉर्निंग सर। ओके, म्यूजिक पसंद है, मूवीज पसंद है? दोनों। दोनों, स्वीट्स और चॉकलेट? स्वीट्स। ओके, यूपीएससी और एसबीआई? सर अभी तो टफ चॉइस है सर, लेकिन अगर फ्यूचर का देखें सर तो यूपीएससी। ओके, अगर आपको कोई बोले एसबीआई पीओ को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना तो आप क्या बोलोगे? सर चैलेंजिंग जॉब। ओके, ठीक है। सो अर्षा, ओवरऑल जर्नी आपकी काफ़ी अच्छी रही, आपने ट्रांजिशन किया और अपने आप को आपने अडैप्ट किया काफ़ी अच्छे से, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखा हुँ। जाए बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। तो एक लास्ट में कोई गोल्डन एडवाइस आप सारे स्टूडेंट्स को देना चाहें कि वो किस प्रकार से अपने आप को तैयार कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, और ख़ासकर फीमेल एस्पिरेंट्स कैसे अपने आप को तैयार करें, ताकि अगर मान लीजिए हुँ। फैमिली प्रेशर हो भी तो बहुत अच्छे से चैलेंजेस को पार करके वो आगे सिलेक्शन ले लें? तो जितने भी लोग जो आगे प्रिपेयर कर रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, मैं उनको यही एक गोल्डन रूल देना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहें अपनी प्रिपरेशन पे। और तीसरी मैं कहूँगी प्रैक्टिस इज़ द की। तो जो भी आपके पास पीवाईक्यूज़ हैं, मटेरियल हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वही आपको मेन डे के लिए प्रिपेयर करता है। आप जो भी अटेम्प्ट्स लेते हो मेन डे, उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी प्रैक्टिस और मॉक्स से ही आती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस कीजिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी चीज़ आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी अपनी फीमेल एस्पिरेंट्स को भी, तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए। अगर आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स सपोर्टिव हैं, तो आप उनके साथ मिलके कोई भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि फीमेल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विमेन के लिए हमारे नेशन में बहुत ज़रूरी है।
तो इसलिए बिल्कुल आप लगे रहिए और डेडिकेशन के साथ आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ओके हर्षा, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम प्रिटी श्योर जो स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं वो भी काफ़ी मोटिवेट होंगे, इंस्पिरेशन लेंगे और नेक्स्ट टाइम जब एसबीआई पीओ होगा उसे मेहनत के साथ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है आपके लिए। सो हर्षा, दिस इज़ फॉर यू। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर। एंड दिस आल्सो। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सब कुछ आपने शेयर कर दिया एंड आई एम प्रिटी श्योर जैसी आपकी ज्वाइनिंग आएगी, जिस प्रकार से आपने मेहनत के साथ प्रिपरेशन की है, उससे डबल मेहनत के साथ आप काम करेंगे और जो भी फ्यूचर में आप करना चाहते हैं वहाँ पर सक्सेसफुल होंगे। सो आई एम प्रिटी श्योर जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, एक अच्छा खासा मोटिवेशन आपको मिल गया होगा। और चाहे कोई भी चैलेंजेस हो, चाहे आप आज के दिन किसी भी स्टेज में हो, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ऐसे और भी सेशंस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, पर उसके लिए आपको बने रहना है हमारे साथ बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।